Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am Khushbू, student of दिल यूनिवर्सिटी। कॉस्ट अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो जो कि यूनिट 1 की हमने स्टार्ट की थी, उसमें हम बेसिक बात कर चुके थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। आखिर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग को इंट्रोड्यूस क्यों किया था, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती थी, एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, जिस वजह से हमें एक ब्रॉडर कंसेप्ट जो था कॉस्ट अकाउंटिंग का वो लाना पड़ा, जो कि हमें डिटेल में जो है कॉस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती थी हमारे बिजनेस की। उसी काफ़ी हमने ऑब्जेक्टिव्स उसके डिस्कस कर लिए थे, कॉस्ट अकाउंटिंग का साइकिल कैसा होता है, नेचर, रोल्स का स्कोप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थी, सारी चीज़ें। कॉस्ट कंसेप्ट हमने हल्का सा स्टार्ट किया था, उसका बेसिक मैंने बताया था कि कॉस्ट कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सो कॉस्ट कंसेप्ट है क्या? काफ़ी सारे इसमें हमारे टर्म्स हैं। फर्स्ट वन कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो कॉस्ट यूनिट क्या है? ये एक ऐसा यूनिट है जो कि प्रोवाइड करता है हमें इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज और टाइम की, इन टर्म्स ऑफ विच, उस टर्म्स में जिसमें हमें कॉस्ट का पता लगे। ठीक है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को मेजर करने की यूनिट होती है। एग्जाम्पल फॉर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में की अगर बात की जाए तो अ टन ऑफ स्टील, स्टील की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? टन। अ मीटर ऑफ क्लॉथ, अ रीम ऑफ पेपर, अ बेल ऑफ कॉटन। और अगर सर्विसेज की में अगर एग्जांपल्स की बात की जाए यूनिट की, तो पैसेंजर माइल्स, सिनेमा सीट्स, कंसल्टिंग आवर्स। ठीक है, अब कॉस्ट सेंटर क्या है? तो कॉस्ट सेंटर जो है वो एक लोकेशन है, पर्सन है और आइटम है ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी असरटेन एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। यानी कि कॉस्ट सेंटर जो है वो एक ऐसी लोकेशन है, पर्सन, टाइम है, जिसके अकॉर्डिंग जो है कॉस्ट का हमें जिसके अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट का जो है पता लगता है और उसके पर्पस का पता लगता है कि कॉस्ट कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, उसे किस तरह से भी यूज़ करते हैं। 4 टाइप्स के कॉस्ट सेंटर्स हैं: पर्सनल कॉस्ट सेंटर, इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस कॉस्ट सेंटर। पर्सनल कॉस्ट सेंटर क्या है? पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। इम्पर्सनल क्या है? लोकेशन और इक्विपमेंट्स की जब बात की जाए। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर क्या है? वेयर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या है? डिपार्टमेंट्स विच रेंडर सर्विसेज टू अदर कॉस्ट सेंटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा इसके बाद? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स क्या है? एक ऐसी यूनिट और फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन की अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मैनेजर, जो कि मैनेजर के अंडर कंट्रोल किया जाता है, हु हैज़ डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस, जिसकी जो है कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। इसके एग्जांपल है कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर एक्सेट्रा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस एक्टिविटी फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए एक सेपरेट कॉस्ट का मेजरमेंट जो है रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल कार का अलग, टैक्सी सर्विस, व्यूइंग प्रोसेस, परचेजिंग रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, कॉस्टिंग मेथड की बात की जाए, डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड है। ठीक है, द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यानी कि वो प्रोसेस इम्प्लॉयड इन द अनसर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसकी ज़रूरत होती है कॉस्ट का पता लगाने के लिए। बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि डिज़ाइंड हैं, जो कि नीड्स, डिफरेंट इंडस्ट्री की नीड्स को सूट करती हैं। अलग अलग इंडस्ट्री के अपने अलग अलग मेथड्स उन्होंने अपने खुद के लिए अप्लाई किया होता है, अपने कंपनी पे, अपनी इंडस्ट्री पे डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अप्लाइड इन अ पर्टिकुलर कंसर्न डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग का नेचर और टाइप क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो है वो अप्लाई करेंगे। डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड्स हैं कुछ। फर्स्ट वन जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग क्या है? इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर विच ईच जॉब इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट आर accumulated and ascertained separately for each job। यानी कि ये एक ऐसा फॉर्म है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का जिसके अंदर हर जॉब जो है वो ट्रीट किया जाता है एज अ कॉस्ट यूनिट, यानी कि उसको कॉस्ट यूनिट की तरह, यानी कि यहाँ पे जॉब को कॉस्ट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है और जो कॉस्ट है
वो एक्यूमुलेटेड किए जाते हैं और असर्टेन किए जाते हैं सेपरेटली फॉर ईच जॉब, यानी हर जॉब के लिए एक अलग कॉस्ट रखी गई है, एक अलग उनको जो है वो उसकी प्राइस है. इट इज अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्री वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चरिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन. यानी कि ये वैसी इंडस्ट्री है जहाँ पर जो गुड्स है वो उनको कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है, वो कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस पर जो है बनती हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रिंटिंग प्रेस, रिपेयर शॉप, इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग, ये सारे क्या होता है, इनका कोई अपने एक परफेक्ट वो नहीं होता, एक मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं होता है कि हाँ ये ऐसे अपना काम करता है. जैसा कस्टमर कहता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग ही ये सारी अपनी चीज़ें जो है वो करते हैं, अपना काम चेंज करता है. कस्टमर कहेगा हमें ये चीज़ का रिपेयर कराना है तो वो उस चीज़ का ही रिपेयर करेंगे, अपने हिसाब से नहीं कहेंगे नहीं भाई आपकी घड़ी ये वाली टूटी है हम दूसरी घड़ी रिपेयर करके देता है. नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ आपको आपकी मर्जी नहीं चलेगी, हमारा जो मन होगा हम आपको वो सही करके देंगे. इंटीरियर डेकोरेशन वाले जो हमें जिस तरह का चाहिए होता है उस तरह का प्रोवाइड करता है, वो खुद तो ये नहीं कहेंगे ना आप जो भी बोलो आपको बोलना है आप बोलते रहो, हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर है हम तो ऐसा ही करेंगे, हम ऐसा ही हमें ऐसा ही करना आता है, हम ऐसा ही करेंगे, नहीं कह सकते ना वो. हाँ ऐसा हो सकता है कि उन्हें वो ना आता हो तो, पर वो इसलिए ये नहीं कहेंगे ना कि हम तो ऐसा ही आता है हम यही करेंगे, नहीं, आपके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है. ठीक है, कस्टमर के अकॉर्डिंग. अब नेक्स्ट की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, इसके अंदर जो कॉस्ट यूनिट है ना वो हम लोगों को पता चलती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था. हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज़ का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का, रोड्स का, ब्रिजेस का या फिर अदर कंस्ट्रक्शन वर्क का. जिस तरह जॉब कॉस्टिंग में इस पे डिपेंड करता था कि जॉब क्या है, जॉब के अकॉर्डिंग जो है हमारा कॉस्ट यूनिट ट्रीट किया जाता था, वैसे ही इसमें क्या है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो है हमारी जो कॉस्ट यूनिट है वो ट्रीट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही पता चलता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट क्या है. बैच कॉस्टिंग में ये जो है वो बैच पर डिपेंड करता है कि एक जो बैच है वो उसकी जो कॉस्ट यूनिट है वो किस तरह से ट्रीट की जाती है, वो उसके उस पर डिपेंड करता है. ये नॉर्मली उस इंडस्ट्रीज में अप्लाइड किया जाता है जहाँ पर जो सिमिलर आर्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं डिफिनाइट बैचेस के लिए. एग्जाम्पल रेडीमेड गारमेंट्स, टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टायर एंड ट्यूब्स एक्सेट्रा. प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन पे, यानी कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है उस पर डिपेंड करता है कि कॉस्ट की यूनिट क्या होगी. ठीक है, ये उन इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया जाता है जहाँ पर कंटिन्यूसली जो है वो 2 से 3 जो प्रोसेसेस किए जाएं और हर प्रोसेस का आउटपुट जो है वो उसके इनपुट पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, कंप्लीशन तक, यानी कि जैसे पेपर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा. यूनिट सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग, ये जो है ये उन इंडस्ट्रीज पे अप्लाई की जाती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट या फिर उसके उससे मिलते जुलते कुछ ग्रेड्स प्रोड्यूस किए जाते हो, या फिर एक सिंगल प्रोसेस को अप्लाई किया जाता हो, या फिर उसके अकॉर्डिंग उसे ऑपरेट किया जाता हो, या फिर प्रोडक्शन जहाँ पर जो यूनिफॉर्म हो और कंटिन्यूअस हो और जो यूनिट्स हैं आउटपुट के वो आइडेंटिकल हो, यानी कि जो भी हम आउटपुट हमारा निकल कर आ रहा है वो मिलता जुलता हो. फॉर एग्जाम्पल सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री, ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री एक्सेट्रा. अब ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग क्या है, तो ऑपरेटिंग सर्विस कॉस्टिंग जो है वो इट इज़ यूज्ड की जाते हैं असरटेन करने के लिए द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज की कॉस्ट पर जो कि एक अंडरटेकिंग लिए जाते हैं एक केस के कि हर सर्विसेज की जो है वो कॉस्टिंग क्या होगी, वो डिपेंड करता है वो एंगेज वो उसके मैन्युफैक्चर ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट्स के साथ एंगेज नहीं होता है, यानी कि कम्प्लीटली जो है वो सर्विसेज पे डिपेंड करते हैं. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से की जाए और उसका क्या है, यानी कि एग्जांपल है रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, एयरलाइंस, होटल एक्सेट्रा. Next one is multiple composite costing. It involves the application of 2 or more method of costing in respect of a same product. यानी कि एक सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको काफ़ी सारे कॉस्टिंग मेथड को अप्लाई करना पड़ रहा है. वो ये नॉर्मली उन इंडस्ट्रीज़ में अप्लाई किए जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोड्यूस कर उनसे एक फाइनल प्रोडक्ट जो रेडी किया जाए, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर, एयर कंडीशनर, टीवी एक्सेट्रा. इनके लिए में अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, बट उससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है एक. ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज कॉस्टिंग टेक्निक. द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग जो है वो अल्टरनेटिव है मेथड ऑफ कॉस्टिंग के, क्योंकि ये बिल्कुल एक डिफरेंट वे है. इसमें हम एनालाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं कॉस्ट का जो पर्पस है उसका, मेनली वो कंट्रोलिंग कॉस्ट को, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है
वो हम उसको पूरी तरह से मैनेज करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेथड ऑफ कॉस्ट बीइंग यूज्ड किए जा सके। ठीक है। अब कुछ पॉपुलर टेक्निक्स क्या है कॉस्टिंग की? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हम पहले से हमने एक स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड किया होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड किया होता है, फिर हम अपने परफॉर्मेंस करते हैं, फिर जो भी हमारा उस परफॉर्मेंस का जो एक्चुअल कॉस्ट आता है, ठीक है, उसके बीच में और जो हमने स्टैंडर्ड किया हुआ था उसके बीच में हम डिफरेंस निकालते हैं। उस डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं कि रीज़न क्या है इस डिफरेंस का, और फिर ताकि हम करेक्टिव एक्शंस ले सकें, ताकि जो डिफरेंस है वो कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। बजटरी कॉस्टिंग, इसमें क्या है, हम एक बजटरी कंट्रोल करते हैं, यानी हम एक बजट जो डिसाइड करते हैं कि अपने मटेरियल वेजेस और ओवरहेड पे जितना भी एक्सपेंडिचर है कि हम उसको किस तरह से कंट्रोल करें, और फिर बाद में जो एक्चुअल हमारा परफॉर्मेंस है हम उसके बजटेड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके देखते हैं। तो उसकी बेसिस पर जो हमारा बजट आता है, जो भी हमारे बजट को हम कंट्रोल कर सके और कोऑर्डिनेशन कर सके बिजनेस ऑपरेशंस के साथ। बजट को मेंटेन करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। सो इसलिए नेक्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें जो है वो हम सेपरेशन करते हैं कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में, उनकी स्पेशल इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही एज अ कॉस्ट प्रोडक्ट की जो है वो देखता है, वो फिक्स्ड कॉस्ट को वैल्यू नहीं देता। वो फिक्स्ड कॉस्ट को ना एज अ पीरियड कॉस्ट ट्रीट करते हैं, और उसको वो लोग अपने कॉस्ट सेंटर के या फिर कॉस्ट यूनिट में एलोकेट नहीं करते हैं। उसको कोई भी एलोकेट करेगा, कोई भी अटैम्प्ट जो है वो नहीं करते हैं, और उसको डायरेक्टली जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज टोटल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें दोनों कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट्स में। ये कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट है मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग की, क्योंकि वहाँ पर जो है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को किया जाता है, यहाँ पर दोनों को किया जाता है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रैक्टिस है यूजिंग सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल को यूज़ करने का नंबर, मतलब बहुत सारे फर्म्स जो हैं जब एक सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं सेम इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। ये क्या है, ये हेल्प करता है इंटर फर्म कंपैरिजन में, यानी कि जो एक फर्म है एक सेम इंडस्ट्रीज़ में उनके बीच में कंपैरिजन करने में, फिक्सेशन ऑफ प्राइस में, कॉस्ट रिडक्शन में, और टैक्स रिलीफ में जो है मतलब टैक्स रिलीफ सीख करने में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सबसे काफ़ी लेंदी टॉपिक है ये, मतलब मैंने इसे काफ़ी लेंदी बना दिया है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इसमें से पेपर में कितना आएगा या हमारी जो सोल की बुक है उसमें कितना है, क्योंकि मेरे पास अब तक मेरे पास सोल की बुक है नहीं, और ऑनलाइन मैं अब तक उसको डाउनलोड नहीं कर पाई हूँ। सो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली इसमें उसके अकॉर्डिंग कितना होगा। मैंने काफ़ी सारे साइट्स के अकॉर्डिंग रेडी किया है, तो काफ़ी लेंदी हो गया है टॉपिक। आप लोग चाहें तो इसमें से कुछ कर लीजिएगा, या फिर हो भी सकता है कि आपको प्रॉपर बोला जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को डिस्क्राइब करो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, या फिर जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट की बेसिस पर, किसी भी बेसिस से आपको बोला जा सकता है, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली क्या है, नाम से पता चला है कि ग्रुपिंग करना, यानी कि जो कॉस्ट है उसको उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर देना, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक प्लेसमेंट है ऑफ आइटम्स का, ठीक है। तो एक ही कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग उसको एक जगह पर लाना, ठीक है। जो वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है वो कौन कौन से हैं? पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेसिस पर। पहला प्रोडक्शन, यानी कि वो सारी चीज़ें, वो सारे आइटम्स के कॉस्ट जो एक प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यानी कि वो एक्सपेंसेस जो कि जनरल मैनेजमेंट के को मतलब काम लाने में हेल्प होता है, वो दीज आर इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के नेचर पर होता है, और इसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेलिंग कॉस्ट, यानी कि सेलिंग कॉस्ट वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं जो कि रिलेटेड होता है सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज से, और इसमें इंक्लूड होते हैं सारे जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारे जो कि सेल्स मैनेजमेंट में होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में वो सारे कॉस्ट आते हैं जो कि एक प्रोडक्ट को हैंडल करने में काम आते हैं टाइम टू टाइम। इट इज़ कम्प्लीटेड इन द वर्क अंटिल्स इट रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर, तब तक जब तक कंज्यूमर तक पहुंच ना जाए तब तक जितने भी जो है कॉस्ट उसमें यूज़ किए जाते हैं वो सारे कहाँ आते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में। फाइनेंस कॉस्ट जो है वो डिफाइन किए जाते हैं इंटरेस्ट और अदर कॉस्ट जो कि इंक्योर्ड किए जाते हैं बाय कंपनी वाइल बोरोइंग फंड्स लेते वक्त जो कंपनी जितनी भी तरह की कॉस्ट को इंक्योर करता है वो सारे फाइनेंस कॉस्ट में आते हैं। इसी वजह से बोरोइंग फंड्स के टाइम पर इसीलिए इस वजह से बोरोइंग कॉस्ट भी कहा जाता है।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो कॉस्ट है जो कि रिसर्च के दौरान लिए जाते हैं, जिससे हम कि अपने प्रेजेंट प्रोडक्ट की मतलब क्वांटिटी को इम्प्रूव कर सकें या फिर नए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है। मतलब जब भी हम कोई भी चीज़ का रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बारे में जो भी हम खर्चा करते हैं, जो भी कॉस्ट लगाते हैं उसमें, उस सब कॉस्ट को कहाँ, वो सारे कॉस्ट कौन से होते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जितने भी डिफरेंट नेचर्स के मटेरियल्स जो होते हैं उनके कॉस्ट, फिर चाहे वो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस। इसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फ्राइट, इनवार्ड्स, टैक्सेस और एंड ड्यूटीज, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व है। लेबर कॉस्ट क्या है? जो भी पेमेंट हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, फिर चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पररी हो, उनकी सर्विसेज के लिए, वो सारी लेबर कॉस्ट के अंदर सैलरी, वेजेस जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है और जो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर की जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर विच कैन बी आइडेंटिफाइड और लिंक्ड विथ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ओवरहेड क्या है? तो ओवरहेड जो है वो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो है सम है। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम डायरेक्ट की बात की है तीनों चीज़ों की, यहाँ पर इनडायरेक्ट चीज़ों की जो ओवरऑल कॉस्ट होता है, सम होता है, वो ओवरहेड्स होते हैं। अब कंट्रोलेबिलिटी की बेसिस पर देखा जाए तो जो कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पर जो कॉस्ट है वो थ्री टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट कौन से होते हैं? वो जो की वेरी करते हैं इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट पे। दीज कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स रिलेटिवली कांस्टेंट विद चेंजेस इन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में चेंजेस के साथ भी ये जो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो नॉर्मली कांस्टेंट ही रहती है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, पावर, रिपेयर्स एक्सेट्रा जो है वो वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल होते हैं। ये कॉस्ट जो है समटाइम्स जो है डायरेक्ट कॉस्ट के तौर पर भी कहा जाता है इन द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट कॉस्टिंग। फिक्स्ड कॉस्ट कौन से होते हैं? जो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं वो कॉस्ट होते हैं जो कि रिमेन रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं इन टोटल अमाउंट ओवर अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ एक्टिविटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दीज डो नॉट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस। जो वेरिएबल कॉस्ट थे वो प्रोडक्शन के चेंजेस के साथ ही, मतलब उनमें चेंजेस आते थे, जो कांस्टेंट थे वो रिलेटिवली थे, बट यहाँ पर क्या है, कोई चेंजेस नहीं आता, फिर चाहे उसमें कितने भी चेंजेस हो। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जाम्पल होते हैं रेंट, लीज, मैनेजरियल सैलरी, बिल्डिंग, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें। और इसको हम समटाइम्स पीरियड कॉस्ट के तौर पर भी रिफर करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट जो पीरियड कॉस्ट होते हैं। जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं वो कॉस्ट होते हैं जिनमें प्रोपोर्शनेटली और स्टेशनरी दोनों की, यानी कि सेमी वेरिएबल की और सेमी फिक्स्ड होता है, यानी कि उन दोनों की जो क्वालिटीज़ है वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये पार्शली फिक्स्ड भी है, पार्शली वेरिएबल भी है। इसके एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, रिपेयर, सुपरविजन, ये सारी चीज़ें जो है कॉस्ट किस में आती है? इसके अंदर। अब नॉर्मली की बेसिस पर देखा जाए तो नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट। नॉर्मल कॉस्ट क्या होता है? वो कॉस्ट जो कि नॉर्मली जो है एक्सपेक्टेड लाइन एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे जो है वो इंक्योर किए जाते हैं। दिस कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के होते हैं। एबनॉर्मल कॉस्ट वो होते हैं विच इज़ नॉट नॉर्मली इंक्योर्ड एट अ गिवन लेवल फॉर आउटपुट, जो कि आउटपुट के गिवन लेवल पे इंक्योर नहीं किए जाते हैं। ये जो कॉस्ट होते हैं इज ओवर एंड अबव द नॉर्मल कॉस्ट, ये नॉर्मल कॉस्ट से ज़्यादा होते हैं और ये ट्रीटेड नहीं, ये एज एंड इज़ नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर इन्हें ट्रीट नहीं किए जाते। इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। अब आइडेंटिफाईबिलिटी की बेसिस पे देखा जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट कौन से होते हैं? वो कॉस्ट जो कि ईजिली और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड किए जाते हैं विद यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और उनके अदर कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो कि यूज़ किया गया है, वेजेस ऑफ अ मशीनरी ऑपरेटर, ये एग्जाम्पल्स हैं इसकी। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? ये जनरल कॉस्ट है और इंक्योर्ड किए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अ नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट के बेनिफिट के तौर पर किए जाते हैं प्रोसेस और डिपार्टमेंट के। ये कॉस्ट जो है वो ईजिली और कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड नहीं किए जा सकते यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इंश्योरेंस, लाइटिंग, पावर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। अब बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे देखा जाए तो कैपिटल कॉस्ट और रेवेन्यू कॉस्ट होता है। टाइम के बेसिस पे देखा जाए तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो कि एक्चुअल कॉस्ट होते हैं एक्वायरिंग एसेट्स के
या फिर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज के, दे आर पोस्ट मॉर्टम कॉस्ट एसरटेन्ड आफ्टर दे हैव बीन इनक्योर्ड एंड दे प्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी कि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसकी कॉस्ट की बात करिए, और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट वो होते हैं जो कि एडवांस में जो है अपने तरफ से एज्यूम करते हैं। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग के बेसिस पे देखे जाए तो संक कॉस्ट जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होते हैं जो कि विच आर इनक्योर्ड संक इन द पास्ट, जो कि पास्ट में होते हैं, एंड आर नॉट रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बीइंग कंसीडर्ड, और उसके लिए वो पर्टिकुलरली जो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है उसके लिए वो कंसिडर्ड नहीं करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। सम कॉस्ट आर दोज that have been incurred for a project and which will not be recovered if the project is terminated, जो कि प्रोजेक्ट के लिए इंक्योर की गई थी और अगर प्रोजेक्ट रिकवर नहीं हुआ तो टर्मिनेटेड हुआ तो ये रिकवर नहीं हो पाएगा। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर एक्सपेंडिचर है एक सर्टेन डिसीजन पर जिससे जो जुड़ी हुई है, विच विल वेरी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ डिसीजन, जो कि जो भी डिसीजन हम लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वेरीफाई करेगा, वेरी करेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो वैल्यू है अल्टरनेटिव फॉरगोन की बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी और एम्प्लॉय रिसोर्सेज इन अ स्पेसिफिक मैनर, इट इज़ द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट अदर देन द प्रेजेंट वन। ओके, यानी कि ये जो है वो रिटर्न है एक्सपेक्टेड होते हैं एक इन्वेस्टमेंट से प्रेजेंट वन के कंपैरिजन में। इम्प्यूटेड कॉस्ट जो है वो हाइपोथेटिकल है और नॉशनल कॉस्ट है, नॉट इन्वॉल्विंग कैश आउटले, कंप्यूटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन दिस स्पेस। इम्प्यूटेड कॉस्ट आर सिमिलर टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो है वो सिमिलर होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर, यानी कि ये जो है वो कैश के आउटले में कंप्यूटेड नहीं कि में इन्वॉल्व होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? ये एग्रीगेट है ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, prime cost plus variable overhead. Marginal cost per unit is in the change in the amount at the given volume of output, by which aggregate cost जो है वो change होता है if the volume of output increase or decrease by 1 unit। यानी कि नॉर्मली जो है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जो चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ, और जो कॉस्ट है वो चेंज होता है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग। अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट ऑफ एन एसेट है इन द करंट मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ रिप्लेसमेंट। ये उस एसेट का कॉस्ट है जो कि करंट मार्केट में है रिप्लेसमेंट के पर्पस से। रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम टाइम ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एन इक्विपमेंट। उसके ऑप्टिमम टाइम के अकॉर्डिंग वो डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट को ऑफ एग्जिस्टिंग वन के और उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को देखकर ये सारी चीज़ें जो डिसाइड की जाती है। अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अवॉइडेबल कॉस्ट आर दोज under given conditions of performance efficiency should not have been incurred. Unavoidable costs which are escapable costs which are essentially to be incurred within the limits of norms provided for. अब differential cost क्या होते हैं? वो cost जो कि द चेंज इन द कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द एक्टिविटी फ्रॉम वन टू अनदर लेवल, यानी कि जब एक लेवल से दूसरे लेवल पे एक्टिविटी पहुंचती है उसमें जो भी चेंज होते हैं उसमें उसकी वजह से जो चेंज आते हैं वो डिफरेंशियल कॉस्ट में आते हैं। अब रेलिवेंट और इरेलीवेंट कॉस्ट क्या है? रेलिवेंट कॉस्ट जो वो कॉस्ट है विच आर रेलिवेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन, जो कि स्पेसिफिक पर्पस और सिचुएशन के लिए जो है रेलिवेंट होते हैं। ओनली दोज कॉस्ट आर रेलिवेंट विच आर पर्टिनेंट टू द डिसीजन एट हैंड, यानी कि जो डिसीजन में होता है वो सारे रेलिवेंट होते हैं। रेलिवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जो कि इफेक्टेड नहीं होते बाय डिसीजन, यानी कि जो कि डिसीजन के बेसिस पर इफेक्ट नहीं किए जाते। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो टोटल है डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। ये जो है इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन विद द प्रोडक्ट। लास्ट है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है? तो प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोज विच आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट के कॉस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, सम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, सारी चीज़ें होती हैं। दीज कॉस्ट चेंज इफ देयर इज अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर लेवल ऑफ आउटपुट पे कुछ चेंजेस आते तो ये कॉस्ट भी चेंज हो जाते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यू, इन्वेंट्री वैल्यूज में इंक्लूडेड होते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस सारे हैं एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। अब पीरियड कॉस्ट क्या है? ये वो कॉस्ट है विच चेंज विथ टाइम एंड हैव नो रिलेशन विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये चेंज टाइम के साथ चेंज होता है, इसके जो है वो प्रोडक्शन की वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं होता है। दीज कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में इंक्लूडेड नहीं होते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होते हैं। सैलरी ऑफ कंपनी एग्जीक्यूटिव, ट्रैवल एक्सपेंस, ये सारे किस में आता है? पीरियड कॉस्ट में। अब
कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कॉस्ट क्या है? पहला प्राइम कॉस्ट, जो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम होता है। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड का सम होता है। ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का सम होता है। टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल, ये ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग ओवरहेड का सम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। ये कंप्लीट मैंने डिटेल में बनाया एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल इनडायरेक्ट डायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो भी डायरेक्ट्स हैं यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो प्राइम कॉस्ट बनाते हैं, और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ओवरहेड बनाते हैं। ओवरहेड 4 तरीके में है: प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को हल्का सा डिटेल में देख लेते हैं। पहले तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट जो 3 एलिमेंट से कंपोज है: मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, जो पहले हमने आगे डिस्कस किया। ये सारे भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिवाइडेड है। आगे देख लेते हैं मटेरियल कॉस्ट क्या है। जो कॉस्ट है मटेरियल का, जो कि किसी भी प्रोडक्शन में यूज़ किया गया है, वो सारे कॉस्ट किस में आता है? मटेरियल में। फिर चाहे वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हो, फ्राइट हो, इनवार्ड्स हो, टैक्सेस एंड ड्यूटीज हो, सारी चीज़ें। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? cost of material which can be directly allocated to a cost center or a cost object in an economically feasible way। वो कौन से होते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल होते हैं, जैसे कि क्ले इन ब्रिक्स, क्लॉथ इन गारमेंट, स्टील इन मशीनरी, ये सारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के एग्जांपल्स हैं, यानी कि जो इजीली अच्छे वे में यूज हुआ है, बट लंबे अच्छे खासे वे में। बट इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? वो उन सारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स के उन मटेरियल के कॉस्ट हैं जो कि इनडायरेक्टली जो कि डायरेक्टली एलोकेबल नहीं थे एक कॉस्ट सेंटर में या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, यानी कि जिनकी बहुत कम मात्रा में यूज़ हुई, जैसे कि नट एंड बोल्ट्स, स्मॉल टूल्स की, कोल की, जो कि वैसे खास तौर पर यूज़ नहीं हुए हैं। ठीक है, सारे किसके वैल्यू है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट क्या है? पहले ही बताया था, आगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे एलिमेंट्स में, उसमें बताया था कि जो भी हम लोग पेमेंट लेबर को देते हैं, उसकी सैलरी या वेजेस, वो सारे क्या होते हैं? लेबर कॉस्ट होते हैं। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? ये उन कॉस्ट ऑफ वेजेस ऑफ दोज वर्कर्स हु आर रेडिली आइडेंटिफाई और लिंक्ड विद अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, उन सबको जो वेजेस मिलते हैं वो, यानी कि जो मशीन ऑपरेटर, शू मेकर या फिर टेलर को जो भी मिले, वो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। बट जो कि इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन में, यानी कि जैसे कि सुपरवाइजर, क्लर्क, पियोन, ये सारे काम तो करते हैं ना हमारी इंडस्ट्री में, बट हाँ, प्रोडक्शन से उनका कोई खास लेना देना नहीं है, वो प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब एक्सपेंसेस ही में पता ही है कि जो भी मटेरियल कॉस्ट वगैरह पे एक्सपेंस लगे हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, जो कि आइडेंटिफाइड किए जा सके और लिंक्ड हो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, वो सारी चीज़ें, जैसे कि पेटेंट राइट का जो भी कॉस्ट है, एक्सपेरिमेंटल कॉस्ट, ये सारी क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? expenses other than the nature of material or labor and cannot be directly allocable to a particular cost center, जैसे कि जो भी रेंट है, रेट्स है, डिप्रिसिएशन, एडवर्टाइजिंग, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कॉस्ट शीट। शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं आज कॉस्ट शीट होता क्या है। तो जो कॉस्ट शीट है वो एक एनालिटिकल स्टेटमेंट है ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल विच इन्फॉर्म्स रिगार्डिंग टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता है। यानी कि कॉस्ट शीट जो है वो एक एनालिटिकल स्टेटमेंट है एक्सपेंसेस का, जो कि हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि हमें टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट या फिर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। इससे आगे डिटेल में, यानी कि जो भी हमारे कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है और आगे की चीज़ें जो हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम चैनल जाके कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करूँगी आप लोगों के डाउट सॉल्व करने की। कुछ गड़बड़ मुझसे हुई है वीडियो के दौरान, मैं थोड़ी डाउट में थी, कंफ्यूज हो गई थी, बट आप उम्मीद करूँगी आप लोगों से माइंड ना करें। और नोट्स जो है, मतलब ये पीडीएफ जो है, मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगी, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। कुछ और अगर आपके मन में हो, कुछ और अगर आप पूछना चाहें तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर आप लोग किसी सब्जेक्ट का वीडियो या नोट्स पहले चाहते हो तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। पूरी कोशिश करूँगी कि उसके नोट्स आपको पहले प्रोवाइड करा सकूँ। बट हाँ, वही, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको एग्जैक्टली किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहो पहले चाहिए। सो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ये बात मुझ तक पहुँचा सके। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की। सो
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।